माहौल में खुशबू और फील तो बहुत अच्छी है आज। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज से। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने पता क्या किया, उन्होंने अपने टॉप 25 जो रॉयल रंबल के सरप्राइज एंट्रेंट्स हैं उनकी बात करी। और इस लिस्ट में जो भी, पहले तो आप लिस्ट देख लो, पूरी 25 के 25 नाम यहाँ पर हैं। जॉन सीना से शुरुआत होकर एजे स्टाइल्स का नेम, नाया जैक्स, ब्रॉक लेसनर, सैमी ज़िंग, नीचे बूकर टी तक मामला है। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल चीज नंबर 1 पर जो नाम है जॉन सीना, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं उसको नहीं होना चाहिए था। 2008 में अगर उस मूवमेंट को जिस बंदे ने जिया होगा तो उसे पता होगा कि और जॉन सीना को ऐसा लगा गायब थे उसके बाद जो आए थे। एंड देन यहाँ पे 12वें नंबर पर एज का नेम लिखा हुआ है। और एज के नेम से ऊपर मिशेल मैकूल, जेरी लॉलर, नाया जैक्स, लोगन पॉल, रे मिस्टीरियो, ट्रिपल एच, ये सारे नाम हैं। तो फैंस बोल रहे भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि एज का जो सबसे बड़ा रिटर्न हुआ रॉयल रंबल की हिस्ट्री में, इसको कह सकते हैं। एक तो उनका कमबैक भी हुआ था, रिटायर हो गए थे, उसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो है 12वें नंबर पर डाला 2020 में जो हुआ था। अब ऑब्वियसली इसके पीछे बिल्कुल सिंपल सा रीजन है। रीजन ये है कि क्योंकि एज अभी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के सुपरस्टार नहीं है, तो इस वजह से अब उनको डब्ल्यूडब्ल्यू ने कहा भैया तुम जरा साइड में रहो, हम तुमको ज्यादा टेंशन देंगे नहीं। लेकिन फिर भी ये लगा यार, फिर 12वें भी क्यों डाल दिया, फिर तो उनको गायब भी कर देते। जैसे बहुत सारे केसेस में हम डीन एम्ब्रोज के केस में देखते हैं जहां पर डिजर्विंग होता है उनका नेम, वो डालते नहीं है। ये बेकार लगता है मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू का। चलो समझ भी आता है कि क्यों करा है वो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है नहीं होना चाहिए। फिर तो लिस्ट, फिर ऐसी चीज़ों को अवॉइड ही कर दो, फिर इस टाइम पर से निकालो मत। वेट कर लो कि एज जब AEW में भी ना रहे एडम कोपलैंड, उसके बाद ऐसी लिस्ट निकालेंगे। बाकी आप बताना इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और रॉयल रंबल से ये रिलेटेड है। आपने शायद ये पिछले वाले ट्वीट में ऑलरेडी देख लिया है कि डेडिकेटेड अब जो हैशटैग है वो आ चुका है जहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो ये रॉयल रंबल का हैशटैग है। आप ट्विटर पे ट्वीट करोगे तो ऐसा दिखेगा। ट्विटर पे आप भी जाना भाई, बहुत मस्त मस्त चीज़ें वहाँ पर करने वाले हैं। और रॉयल रंबल इस बार हिस्ट्री बनाने वाली है, ऐसा डेव मेल्टजर का रिपोर्ट करना है कि ये हाईएस्ट देखा जाने वाला डब्ल्यूडब्ल्यू का रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट बनेगा। एक तो पीकॉक का जो सब्सक्रिप्शन है वो ज़्यादा हुआ, और वैसे भी काफ़ी सारे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो आए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। तो इस बार भी जब हो जाएगा रॉयल रंबल खत्म, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक वीडियो के अंदर किसी वॉइस ऑफ रेसलिंग के, जहाँ पे पूरा बोलूँ कि रॉयल रंबल में ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और सिर्फ रॉयल रंबल की बात चले तो एक बात और बताता हूं आपको कि रॉयल रंबल के बाद का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वहां पर CM पंक एडवर्टाइज्ड हैं। बस इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात करूंगा नहीं। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और 2K24 गेम के जो लगातार टीजर्स आ रहे हैं वो कंटिन्यू है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि जो कवर स्टार है वो खुद गेम वालों ने ही रिवील कर दिया है। वो क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कोडी रोड्स बैठे हुए हैं, उनके हाथ के टैटू से पता चल रहा है। और यहाँ पर ये कोडी रोड्स के बारे में है कि रिटर्न करना डब्ल्यूडब्ल्यू में, वो भी हो गया। रॉयल रंबल जीतना भी हो गया, मेन इवेंट रेसलमेनिया भी हो गया, उसके बाद बीस्ट को कॉन्कर करना वो भी हो गया। उसके बाद क्या रह गया ये कौन सा, अच्छा मर्चेंडाइज निकलने की बात हो रही है। डॉग की है किसकी, ऐसे कुछ बात हो रही है, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगला है डब्ल्यूडब्ल्यू 2K24 का कवर स्टार, टाइटल जीतना, स्टोरी को फिनिश करना। तो क्लियर है यहाँ से जो कोडी रोड्स हैं वही होने वाले हैं कवर स्टार। और ये एकदम से पहले बता दें, आप देखते हैं वो ग्राफिक वगैरह कैसे निकल के आता है, उसके ऊपर बात करेंगे अच्छे से, क्योंकि वो आप उनका भी डिपार्टमेंट है। अगली स्टोरी रिया रिप्ली से रिलेटेड है। तो भाई रिया रिप्ली ने तो जजमेंट डे का पूरा टैटू ही बनवा दिया ना, मैं सही समझ रहा हूँ, क्योंकि ये अपनी इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने डाला। तो मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि जजमेंट डे का वो जो ऐसे वो ईगल वाला, वो जो पंख फैलाने वाला पूरा आता है, वो उन्होंने अपनी नेक पे बनाया। ये पूरा है कि आधा, ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन शायद पूरा ही होगा। तो देखो जजमेंट डे कैसे उनकी रगों रगों में बसा हुआ है। अगर मैं इसको सही समझ रहा हूँ तो मुझे तो यही लग रहा है कि शायद अपना जो नया टैटू है रिया रिप्ली ने उसको बनवा लिया है। अगली स्टोरी है निक नेमेथ के बारे में, डॉल्फ ज़िगलर के बारे में। और भाई साहब डॉल्फ ज़िगलर क्या कर रहे हैं, मैं तो सोच रहा था मुस्तफा अली क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका भी बाप आ गए ज़िगलर, जो किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो अभी आपको पता है उन्होंने TNA में वो आ चुके हैं। और TNA का जो पहला एपिसोड है ना वो भी हुआ, इसको मैं कवर करना भूल गया था, मैंने देखा है लाइव था, लेकिन अब स्पेस मिल रहा था आपको बता रहा हूँ। और रेगुलर कवर होगा TNA। और आप मुझसे पूछते ना इंडिया में कैसे देख सकते हैं, तो यूरोस्पोर्ट आता है जो कि डिस्कवरी के अंडर होता है, मतलब वो डिस्कवरी वाला चैनल नहीं, हाँ वही वाला, लेकिन उसके ही अंडर ना यूरोस्पोर्ट आता है। तो आप देखना आपके टीवी चैनल पर ये है या नहीं, तो TNA वहाँ पे आती है। मैंने अपनी जो है पूरी रिसर्च करी उसके बाद। तो अभी जब TNA पर पहली बार माइक पर बोलने आया तो निक नेमेथ ने बोला कि वो एक्साइटेड थे, नर्वस थे, यू स्टिल गॉट इट के चैनल लग रहे होते उनके लिए। और वो बोलते हैं मेरे यहाँ पर हर किसी बंदे के लिए रिस्पेक्ट चीज़ों को चेज कर रहा है। और दिस इज माई डे 1, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई डू इट एज निक नेमेथ। यानी उन्होंने बोला कि मैं पहली बार डॉल्फ ज़िगलर के अलावा कोई और नेम लेकर आ रहा हूँ। और यहाँ पर उनको इंटरप्ट करते हैं स्टीव मैकलिन। भाई साहब ये तो इतना इंटेंस हो गया, मतलब मैं कह नहीं चाहता कि पुरानी वाली फील, पुरानी वाली वाइब वो कैसे इतनी मेंटेन रह रही है। यहाँ पे उन्होंने बोला, पहले तो उन्होंने निक नेमेथ को कुछ बोलने नहीं दिया स्टीव मैकलिन ने। वो क्या बड़ी बात बोलते, कहते हैं कि
तुझे कोई याद नहीं रखेगा निक नेमथ की तरह, सिर्फ ये बोलेंगे ऑल दे एवर गोना आस्क व्हाट एवर द हेल हैपेंड टू डॉल्फ जिगलर। ऐसा करके उन्होंने डॉल्फ जिगलर का नेम ड्रॉप किया और यहाँ पे फिर अटैक भी हो जाता है, एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन एंड में जिगजैग मारते हैं डॉल्फ जिगलर। तो बड़ा इंटेंस था, बहुत अच्छा लगा मुझे तो इसको देख के, और ये भी अच्छा लग रहा है कि बहुत बेटर कर रहे हैं। इवन अभी एक लाइव इवेंट भी पता नहीं लाइव इवेंट बोल रहा हूँ सॉरी, इंडी शो में भी कहाँ से आ गए, तो ये कहाँ इंडी शो चल रहा है, फाइट टीवी पर आता है ये। यहाँ पे डॉल्फ जिगलर को देख के ऐसा लग रहा है कि वो पुरानी वाली WWE 80s और 90s के टाइम पे वैसा ही कैमरा, वैसी ही एंट्रेंस, वैसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ उसी तरीके से था। तो यहाँ पे आके और भी जिगलर ने रेसल किया, तो मतलब अलग अलग कंपनीज के लिए, इंडी शोज के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये अच्छा लग रहा है भाई माहौल, और इम्पैक्ट रेसलिंग का ये सॉरी यार TNA का पूरा शो देखने के बाद लग रहा है कि ये कुछ अच्छा और बढ़िया कर सकते हैं। अच्छी बात ये कि WWE को घसीट नहीं रहे, वो एक और अच्छी चीज इसमें ऐड कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बिगी के बारे में। तो आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा पूछते हो भाई बिगी के बारे में क्या सीन है, तो बिगी ने खुद इसके बारे में ये अपडेट दी है कि अभी उनको भी खुद नहीं पता है कि उनके रिटर्न की टाइमलाइन क्या रहने वाली है। वो बोलते हैं कि मैंने रेसलिंग स्टार्ट इसलिए नहीं करी कि मैं एक एंड में व्हील चेयर पे बैठा हूँ, तो मैं जो भी डिसीजन लेने वाला हूँ मुझे वो बहुत स्मार्ट तरीके से लेने पड़ेंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव अ टाइमलाइन। यानी फिलहाल तो बिगी के बारे में कुछ नहीं पता, बट ऐसा तो नहीं कि बिगी अच्छे तरीके से रिकवर सब कुछ हो चुके हैं, जिम भी उन्होंने हिट कर लिया था, तो सिर्फ वो बातों को छुपा के रख रहे हैं और इवेंचुअली रॉयल रंबल के शो पे आके वो जो है कम्पीट कर लेंगे। तो शायद ये भी हो सकता है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है बिगी के साथ। अगली स्टोरी WWE के कल के लाइव इवेंट से रिलेटेड है, तो वहां से दो बातें निकल के आई। पहला, कोडी रोड्स ने अपना WWE का जो है मैच हासिल किया 1600वां मैच, तो 1600 मैचेस वो WWE कंपनी के अंदर कर चुके हैं। एंड गाइस इस शो से सबसे बड़ी बात ये और पता चली कि जिंदर महल ने फाइनली अपना एक मैच जीत लिया है, और अपनी पता नहीं कितने दिनों की जो स्ट्रीक है उसको तोड़ लिया, क्योंकि आपको पता है जिंदर महल रिसेंटली मैचेस बिल्कुल भी नहीं जीत रहे थे, लेकिन अभी जिस तरीके से सेथ रॉलिंस के साथ स्पॉट मिलके उनको एक एलिवेशन मिला है, उस चीज को WWE भी समझ रही है, और ये एक अच्छी बात है। बाकी देखते फिर अब जिंदर महल के साथ आगे जाके क्या होता है, लेकिन इतना तो पता लग रहा है कि अब WWE डेफिनेटली जिंदर महल को सीरियसली लेने वाली है। अगली स्टोरी जे उसो से रिलेटेड है। जे उसो से पूछा जाता भाई तुम्हारा क्या सोचना कहना है रॉक और रोमन रेंस के मैच के बारे में, तो इसके बारे में जे उसो ने ये बोला कि देखो भाई रॉक जो है हेड ऑफ द टेबल बनना चाहता है, ये मनी मैच है, ठीक है, एज अ फैन मैं भी इसको देखना चाहता हूँ, लेकिन रॉक को ये बात समझनी चाहिए कि रोमन रेंस अभी हेड ऑफ द टेबल है और उसके पास पूरी ब्लड लाइन है, तो सच में बहुत बड़ी चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा रॉक को अगर वो चाहते हैं कि रोमन रेंस के साथ वो दो हाथ करें। तो एक अपने फैन पर्सपेक्टिव से उन्होंने बोल दिया कि मैं तो देखना चाहता हूँ ये, जैसा हम सारे लोग सोचते हैं, और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई वो ट्राइबल चीफ है, वो हेड ऑफ द टेबल है, उसके पास पूरी ब्लड लाइन है, तो जरा जो भी काम करो उसको सोच समझ के करना। इतना तो स्मार्ट है वैसे। अब देखते हैं क्या रॉक के मूव आउट स्मार्ट करते हैं चीज़ों को, और रेसलमेनिया में, एलिमिनेशन चेंबर में, सऊदी अरबिया में कहाँ पे मैच हो रहा है अभी तो कुछ क्लैरिटी है नहीं इसके बारे में। सोच रहे हो रोमन रेंस के पास दो चैंपियनशिप है, यूजुअली हमको पता है दो क्या, वैसे तो एक ही हो गया अनडिस्प्यूटेड, लेकिन यूजुअली इतने बड़े प्रोग्राम में हमको पता होते हैं, बट इस बार रेसलमेनिया रोड टू रेसलमेनिया चलिए ऐसा रहा कि हमको भी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं निक ऑल्डेस और रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस टिकटॉक पर एक वीडियो डालते हैं, वो निक ऑल्डेस के बारे में बोलते हैं कि मैं उस बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मैं उसको फिक्स करने वाला हूं, और देखते हैं अब आगे जो चीज़ें वो कैसे चलने वाली हैं। तो इस बात पर रिप्लाई किया है निक ऑल्डेस ने रोमन रेंस को ऑन ट्विटर। वो बोलते हैं इन माई हम्बल ओपिनियन तुम्हारा जो इस समय बेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए वो तीन उन बंदों पर होना चाहिए, इलीट लेवल के एथलीट्स के ऊपर होना चाहिए जो कि तुम्हारा टाइटल लेने की कोशिश कर रहे हैं तुमसे रॉयल रंबल में। और उन्होंने बोल दिया भाई जरा मेरे से अपना ध्यान हटा, तो अपना ध्यान जो है एले नाइट, रैंडी ओर्टन, एजे स्टाइल्स के ऊपर जाके फोकस कर, वरना ऐसा नहीं होगा कि वरना हो सकता है ये हो जाए कि तेरे पास जो तेरी चैंपियनशिप अनडिस्प्यूटेड वो तेरे से चली जाए। मैं तो बोल ही रहा हूँ भाई निक ऑल्डेस और रोमन रेंस पता नहीं कब एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, और निक ऑल्डेस कब रिंग में वापस आएंगे, जो वो टीज भी कर रहे थे कि फैंस इंटरेस्टेड है, और उस बात को और ज्यादा बढ़ावा भी मिल रहा है। वैसा लग रहा है ट्रिपल एच इन चीजों को देख रहा हूँ, इसी वजह से और ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो नजर आ रही है रोमन रेंस और निक ऑल्डेस के। अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, अगर एक साल बाद जाके भी ये मैच कर दो तो इतनी स्टोरी बन जाएगी कि निक ऑल्डेस भी हो सकता है किस लेवल के फैन फेवरेट बन जाएं अगर रोमन रेंस ऐसे ही चलने वाले हैं अपने ट्राइबल चीफ के तौर पर। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी है कल की मंडे नाइट ड्रॉ के बारे में, और कल मंडे नाइट ड्रॉ में आपको पता है सबसे ज्यादा जो टॉकिंग पॉइंट रहने वाला है वो है सेथ रॉलिंस, जो अपना फ्यूचर एड्रेस करने वाले हैं, अपनी चैंपियनशिप को एड्रेस करने वाले हैं, अपनी हेल्थ को एड्रेस करने वाले हैं। तो अभी ट्रिपल एच ने क्या किया, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि कल रॉ के एपिसोड में डेमन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा, तो उस मैच की पूरी एक डेडिकेटेड हाइप वीडियो ट्रिपल एच ने डाली है, और वो बोलते हैं कि कैसे डेमन प्रीस्ट और ये जो ड्रू मैकिंटायर उनकी राइवलरी बहुत ज्यादा पर्सनल हो रही है, और इसको देखना कल। अब आपको पता है कल शो पर सेथ रॉलिंस इसको भी एड्रेस करने वाले हैं, तो एक और नई चीज, वैसे तो मैंने सेथ रॉलिंस की पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखते हैं क्या इनमें से सारी चीजें होती है। तो कल शो पर अगर कैश इन हो रहा है और डेमन प्रीस्ट चैंपियन बन रहे हैं, तो क्योंकि इस मैच को इस तरीके से हाइप कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि
शो में शुरू में कैश इन करके सेथ रॉलिंस के पास जो चैंपियनशिप और डेमन प्रीस्ट के पास चली जाए और उसके बाद इवेंचुअली ये जो एक मैच है इसको टाइटल मैच बना दिया जाए और उस मैच में ड्रू मैकिंटायर के पास आ जाए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और उनका जो ड्रीम है कि भाई मेरे को क्राउड के सामने चैंपियनशिप जीतनी है, वो ना रेसलमेनिया में के शो में ना किसी बड़े शो में बल्कि एक वीकली शो मंडे नाइट रॉ में अनएक्सपेक्टेडली डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो कह सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के सबसे शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग मंडे नाइट रॉ में से एक होगा, क्योंकि एक तो रॉ में कैश इन सेथ रॉलिंस का टाइटल देना, वेकेट करना या फिर रिलिंक्विश करना, उससे बेटर डिसीजन डेविन प्रीस्ट का भी सक्सेसफुल कैश इन एंड देन इवेंचुअली ड्रू मैकिंटायर के पास चैंपियनशिप। बट होपफुली कल सेथ रॉलिंस एक बढ़िया चीज हमको सुनाए, ज्यादा कुछ बुरी चीज वो ना हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।